रेडी एक्शन। पुस्तक वाली नुपुर के इस एपिसोड में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। दोस्तों, मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं अक्सर आपसे किताबों के बारे में बात करती हूँ। किताबों की बात तो आज भी होगी, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ होंगी, वे सिर्फ एक लेखक नहीं है, उनकी ज़िंदगी एक किताब है। अब आप कहेंगे कि ज़िंदगी तो कई लोगों की किताब की तरह रोचक हो सकती है। तो मैं एक कदम आगे बढ़कर कहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी एक जंग की तरह रही। इस जंग को उन्होंने ना केवल लड़ा, वे इस जंग से विजेता बनकर उभरे। आज हमारे बीच मौजूद है शारजा यूएई के रहने वाले कुलभूषण व्यास जी। वे एक लेखक हैं, वे आवाज़ के जादूगर के रूप में शारजा में पहचाने गए। वे एक प्रख्यात चिंतक भी हैं और वे एक विजेता इस नाते हैं कि उन्होंने ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी को हराया है। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके भीतर छुपे हुए उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ और शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, वैसे तो अभी 2026 चल रहा है, लेकिन 2014-15 से हम इस बातचीत को शुरू करते हैं, जब आपकी ज़िंदगी ने एक बहुत खतरनाक मोड़ लिया और आपको ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जब हम हमारे सामने कोई नाम ले लेता है ना ब्रेन स्ट्रोक का, तो हम आज भी डर जाते हैं, सुनकर डर जाते हैं जिस चीज़ को आपने झेला, जिया और खुद को उससे उभारा। तो मैं चाहूँगी कि जो पूरी यात्रा थी, इस यात्रा के बारे में आपके जो भी अनुभव आपको ठीक लगता है, आप हमारे साथ साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नूपुर जी। देखिए, 2014 से पहले मुझे कोई बीमारी नहीं हुई थी। जी, मैं कभी बीमार नहीं पड़ा था। छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई, बिल्कुल। बुखार जुकाम ये हुआ, बहुत तंदुरुस्त। बहुत तंदुरुस्त थे हम। हुँ, तो 2014 में या 15 में शायद ये हुआ कि एक दिन मैं दोपहर को सोया और जब मैं उठा तब मुझे कुछ अजीब लगा हाँ, हाँ। कि ये क्या हो रहा है। मैं चारों ओर मैंने देख रहा हूँ, मेरे को अजीब लग रहा था कि कुछ हो गया है, क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। हुँ, हुँ। और मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा था। हुँ, तो हुँ। फिर जब मेरी वाइफ जो है वो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो वो जब आई तो उनसे भी मैंने बात नहीं की। तो उन्होंने उन्होंने सोचा चलो ऐसी कोई आज शायद थके हुए होंगे थके या हुए बात हैं, करने का ऐसा मन कुछ नहीं होगा। होगा। हाँ, हाँ। लेकिन एक दो दिन ऐसा ही रहा। 2 तो दिन? 2 दिन 2 दिन। और उसके बाद मैं ओमान चला गया उसी स्थिति में? उसी स्थिति में। तो ओमान भी मैं 2 दिन रह के वापस आया, तो करीब 4 दिन हो गए उस घटना को। और उस 4 दिन में मैं मुश्किल से कोई 5-6 बार बोला हूँगा। ओह! और बोला भी क्या, मतलब अजीब सा कुछ बोला। तो हुँ, हुँ। फिर मैंने मेरी वाइफ ने आते ही पूछा कि भाई आप क्या क्या बात हो गई। हाँ, तो हाँ। फिर मैंने उनको ये बताया कि अ, इस तरह से मेरे को लग रहा अंदर से। हुँ, हुँ। तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं जो डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन हैं, जी। डॉक्टर हिलोल हिलोल कांतिपाल, डॉक्टर हिलोल कांतिपाल, वो बहुत क्लोज हैं हमारे, बहुत आते जाते रहते हैं घर पे। जी। तो उनको उन्होंने फ़ोन किया। वो रसल खेमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे। जी। तो उन्होंने कहा, अरे ये तुमको पहले बताना चाहिए था, हाँ, और मतलब तुम हुँ, हुँ। तुम आओ, इमीडिएटली आओ। हाँ, हाँ। तो जब मैं वहाँ गया तो फिर वो मेरे को इमीडिएटली ले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरा ब्लड प्रेशर जो था 190/110 था। तो ओह ब्लड माय प्रेशर की वजह गॉड! से हाँ, हाँ। ये ब्रेन स्ट्रोक था। मैं ब्रेन जी। स्ट्रोक क्या कह सकते हैं, वो इतनी बड़ी नस थी, इतनी बड़ी, हाँ, हाँ। वो लेफ्ट साइड में थी, वो फूल गई थी। हाँ, और हाँ। वो फूलने से सब कुछ ही हो रहा था। जी। तो उन्होंने कहा, मतलब आप जो है इतने दिनों बाद 4 दिन तक इसको संभाले रखे हो, और ये तो अगर 0.1 मिलीमीटर भी ये अगर फूल जाती तो आपकी सारी राइट साइड जो है वो पैरालाइज हो जाती। ओह माय गॉड! तो ये है। तो मैं हालांकि इस बात को लेकर, हालांकि जैसे आपने भी बोला ओ माय गॉड, तो मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए। लेकिन मुझे अंदर से कुछ भी अजीब नहीं लगा, कुछ भी
ऐसा नहीं लगा कि अरे ये क्या हो गया। तो मतलब आई वॉज वेरी सम सम रूप में था जी मैं। जी जी। और डॉक्टर ने बोला मेरे को कि ये रिवर्सिबल है, हाँ हाँ और लेकिन आप जो बोल नहीं पा रहे हो हाँ हाँ। वो कब आएगा वापस, वी डू नॉट नो। तो मैंने कहा ठीक है। हम्म। तो उन्होंने, एक्चुअल में हुआ ये था कि माइंड का और ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठता था। जी जी जी, ब्रेन और बॉडी का या ब्रेन का और मेरे ब्रेन और लिप्स? लिप्स का, आप जी। कुछ जो बोलना चाहते हैं वो उसका, और मेरे दिमाग का, दिमाग का। ब्रेन का वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठता था। जी जैसे जी मैं जी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, जी। और मैं बोल जाता था हनुमान जी पोशाक है, ओह, तो फिर एकदम से मेरे को लगता था मैंने क्या कि बोल मैंने दिया? क्या बोल दिया। हाँ तो हाँ। मैं फिर इसलिए बोलता नहीं था कुछ जी। भी। और ये जो सिचुएशन है सिंक्रोनाइजेशन की, ये हम्म। ये कंप्यूटर में भी दिखती थी कि मुझे मुझे अपना नाम को टाइप करने में 15 मिनट लग जाते थे। मुझे ये समझ में नहीं आता, दिखता नहीं था कि के किधर है, यू किधर है, एल किधर है। कुलभूषण का अगर नाम टाइप करना हो तो के यू एल, मतलब इट यूज टू टेक 15 मिनट्स फॉर मी। ओह माय गॉड। तो डॉक्टर हिलोल कांतिपाल ने कहा कि ये रिवर्सिबल है, लेकिन ये कब वापस होगा ये नहीं पता। डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। हम्म। तो फिर जो है उन्होंने ऑफ कोर्स मेडिसिन भी शुरू की और हम्म। सब कुछ किया। और आज तो खैर तो उस बात को 11 साल हो गए, जी जी तो जी। बात आई और पर गई। आपकी बात सुनकर मुझे एक चीज का एहसास हो रहा है कि हम्म, बातें कर लेना, बोल लेना, हाँ कितनी छोटी सी क्रिया है ना हमारे लिए, हाँ हाँ बोलना, बात करना। हाँ, लेकिन मामूली सी कुछ चीज हो जाती है, तो ये हम्म, छोटी सी लगने वाली बात हमारे लिए कितनी बड़ी हो जाती है जब हम ये नहीं यस कर यस, पाते। सही बात। कंप्यूटर पे अपना नाम टाइप कर लेना हम्म, या बात कर लेना। और आपको सुनकर ये भी लगा कि हम फिजूल ही कभी कभी गुस्से पे बातें करना बंद कर देते हैं एक दूसरे से। तो खैर ये एक लर्निंग, ये तो खैर पर्सनल लर्निंग है, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जर्नी तो आपने पूरी की, डेफिनेटली कई लोगों ने सपोर्टिव रोल भी निभाया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किस तरह के मोरल इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब एक इंसान इस स्थिति से गुजरता है। जब मान लीजिए हमारा, मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि मुझे और मेरे ऑडियंस को राइट आंसर मिले। मान लीजिए कि हमारे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, हम भी जानते हैं और हमारी केयर करने वाले भी जानते हैं कि ये रिवर्सिबल है, एक दिन तो पैर की जो बोन है वो जुड़ जाएगी और ये बंदा चलेगा, ये बंदा या ये बंदी चलेगी। बट आपके केस में देयर वॉज नो टाइम लाइन, प्लस देयर वॉज नो कम्युनिकेशन। अगर हाथ पैर टूटे हैं, शरीर में जख्म हुआ है, तो हम थैंक यू बोलते हैं ना बार बार, थैंक यू हाँ, तुमने मेरे लिए काम कर दिया, थैंक यू तुम मेरा इतना ध्यान रख रहे हो। लेकिन इस कंडीशन में शायद थैंक्स चाहकर भी नहीं बोल पाते। तो किस दौर से मरीज गुजरता है और कैसे घर वाले दोस्त ध्यान रखते हैं। और आप तो भगवान की दया से बाहर निकल गए, बट हो सकता है कोई हो जो अभी इस ट्रैप में हो। हाँ। मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसी बात बताएं जिससे उन्हें भी मदद मिल जाए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि क्या होता है उस वक़्त जब जिस दौर से पेशेंट गुज़र रहा होता है, जी तो वो एक अजीब सी सिचुएशन में होता है वो, और उसको ये चाहिए कि उसके जो साथ हैं वो उसको समझें, जी और उसको समझने के बाद उसको रिएक्ट करें। तो मेरी वाइफ ने, मेरी मदर ने, मेरे रिलेटिव्स ने बहुत अच्छी तरह से समझा। और जो अगर किसी के घर में ऐसा पेशेंट है तो उससे सिर्फ पॉजिटिव ही बात करें आप। जी उसकी कोई गलती, कोई कमी, कोई कोई कुछ ऐसा हो, सब में कमियां होती हैं, सब में अच्छाइयाँ होती हैं, हम्म। लेकिन उस दौरान पे कोई कमी, कोई आप उसको ना बताएं। और जी, कोई गलती हो गई है तो उसको ना बताएं, थोड़ा बड़ा मन रख के। थोड़ा बड़ा मन करके, तो इससे उसको बूस्ट मिलता है। जी तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है सपोर्ट सिस्टम का, जी कि आप उस वक़्त जब वो आदमी बीमार है या जब वो आदमी मेडिसिन ले रहा है, जब वो उस आपको पता है कि वो रिवर्सिबल सिचुएशन में है, तो उस वक़्त
उससे सिर्फ पॉजिटिव ही बात है। पॉजिटिव। मुझे आपके मामले में ज़्यादा तकलीफ होती है आपकी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जब मुझे पता चला, क्योंकि आप एक आरजे थे, काम ही बोलने का था और बोलना ही रुक गया। तो इंटरनली जो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि वाइफ, मम्मी, सपोर्ट सिस्टम, हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम तो पूरी ताकत लगाते हैं उसे ठीक करने के लिए, बट इंसान भीतर से भी तो टूटता है। हाँ उस टूटन को आपने कैसे जोड़ा? जो अंदर की हाँ दरारें थी उन्हें कैसे जोड़ा? हाँ, अब ये जो आपने शब्द यूज़ कर लिया दरारें, मेरे भीतर कोई दरार पैदा नहीं हुई, जी। क्योंकि मैं बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करता था हुँ। और बुद्धिज़्म को मैं 1986 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। और दाइसाको इकेदा हमारे प्रेसिडेंट हैं, हुँ। उन्होंने ये कहा था कि अ, बाधाएं जो आती हैं हाँ, हाँ। जीवन में, वो हमारा खुद का हमें हमें खुद को ऊपर उठाने के लिए होती हैं। बाधाओं से अगर आप डर गए, हाँ, बाधाओं से अगर आप घबरा गए, तो आप वहीं थम जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन बाधाओं के आने के बाद अगर आप, हिम्मत है आप में, अगर आप उससे प्रेरणा लेके उन बाधाओं को स्टेपिंग स्टोन बना लें आप, हाँ, हाँ। तो आप ऊपर चढ़ जाएंगे। क्या बात है! तो ये जो गाइडेंस थी, ये जो बात थी, हुँ। वो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर थी। तो ये भी एक तरह की बाधा थी बिल्कुल, कि बात मैं बहुत तो बड़ी आरजे बाधा था, थी। हाँ, तो आप जिसका काम ही आरजे बोलना, बिल्कुल। और उसकी बोली पे ही असर आ गया। जी, तो पूरा काम ही इसको, बोलने से चल हाँ, रहा है। तो इसको कैसे करेंगे आप? तो ये हाँ। तो बहुत बड़ी बाधा हो गई। जी, तो मैं बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करता था, इसलिए मेरे अंदर कोई दरार नहीं पैदा हुई। बहुत खूब कहा आपने। और जैसे कि हमने आज की बातचीत की शुरुआत ही की थी कि ज़िंदगी की जंग को जीतना पड़ता है, तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि अंदर से जब तक दरारें नहीं पड़ती, तब तक हम उस जंग में हारते नहीं हैं। हारते नहीं अब चैलेंजेस हम सबके सामने, मुझे लगता है भगवान बड़े कस्टमाइज़्ड चैलेंजेस देता है, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, किसी के लिए अलग। बट जब तक हम अंदर से नहीं टूटे, तब तक जीतने की हाँ, बस। संभावना बनी नहीं, रहती है। जीतेंगे ही। आप अगर अंदर से नहीं टूटे तो जीत जीतेंगे ही ही। जाएँगे। जी। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़िक्र किया कि आप बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करते हैं। जी, जी, जी। तो मुझे याद आया कि हमारी पूरी दुनिया इन दिनों कुछ युद्ध, पिछले 2-3 साल से हम युद्धों की खबर सुन रहे हैं, है ना? ख़ैर ये तो बाहर के युद्ध हुए जिसमें हम एज़ अ पर्सन शायद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अंदर, बाहर चारों तरफ युद्ध से घिरे होते हैं। अगर आप घर में देखिए, कभी-कभी बड़े छोटों से लड़ रहे होते हैं, कभी छोटे बड़ों से लड़ रहे होते हैं। जीवन साथी जो है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, दोस्त लड़ रहे होते हैं, बॉस और एम्प्लॉयी लड़ रहा होता है, व्यापारी और कस्टमर लड़ रहा होता है, चारों तरफ युद्ध। तो हमने बुद्ध को इतने सालों से पहचाना, दूसरी तरफ आप देखिए हमारे घरों में बुद्ध हैं, हमारे ड्राइंग रूम में बुद्ध हैं, हमारी आर्ट गैलरी में बुद्ध हैं, हमारे स्कूल की किताबों में बुद्ध हैं। तो क्यों हम बुद्ध को नहीं पहचान पा रहे हैं और क्यों युद्धों में लगे हुए हैं? क्या कारण है? आपने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बुद्ध हैं हमारे घर में। आपने कहा बुद्ध हैं हमारे घर में, आर्ट गैलरी में, सब जगह। जी। तो वो बुद्ध की जो स्टैचू जो है, हाँ। वो बुद्ध के महानिर्वाण के 700 वर्ष के बाद आई है। ओह! 700 वर्षों तक कोई फोटो नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हुँ। मतलब अशोका द ग्रेट, जिन्होंने स्तूप बनवाए, उन्होंने भी कोई मूर्ति नहीं बनाई। बुद्ध की मूर्ति उन्होंने नहीं बनाई। बुद्ध की मूर्ति मतलब उन्होंने, जिन लोगों ने असलियत में बुद्ध को अपनी आँखों से देखा, हाँ, उन्होंने कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं बनाई। उन्होंने कभी कोई तस्वीर मूर्ति नहीं बनी। और ये तस्वीर और मूर्ति गुप्त जी। काल में 700 साल के बाद, 600 साल के बाद गुप्त काल में ये बनी है। जी, और जी। ये, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये जो मूर्ति बनी है, ये जो चित्र बना है, जी। ये ग्रीक से बना है। तो ग्रीक लोगों ने इसको बनाया है जी, कि जी। उनको पढ़ के बनाया है जी। कि बुद्ध के कान लंबे थे, तो हाँ, उन्होंने हाँ, लंबे हाँ, कान हाँ, कर हाँ। दिए। बुद्ध के हाथ इतने लंबे थे कि वो घुटनों के नीचे आते थे, तो उन्होंने इतने लंबे, संभवतया वो लंबे कानों को विद्वत्ता का पर्याय मानना। हाँ, हाँ। ये ऐसा जी, उन्होंने जी। कुछ पढ़ा होगा। हाँ, हाँ, बुद्ध के हाँ। बारे में उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा जी। होगा, तो उन्होंने जैसा पढ़ा वैसी उन्होंने मूर्ति बना उस दी। तो वो मूर्ति जो है आज पॉपुलर है। जी, आपने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मतलब अभी तक जो परसेप्शन था, जो बुद्ध को देखने का नज़रिया था, अभी उस पे एक प्रश्न चिन्ह है। और ये हाँ। प्रश्न शायद तभी मिटेगा जब हम बुद्ध को बहुत पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। जी। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बुद्ध की शिक्षाएं। जी।
जो बुद्ध ने खुद कहा था, अपने खुद के प्रवचन में कहा था कि अगर तुमको कहीं पे मेरी मूर्ति या कोई चित्र दिख जाए तो उसको काट दो, उसको नकार दो उसको। सिर्फ मेरी शिक्षाओं पे ध्यान दो। जी। तो और अलग-अलग वक्त पे अलग-अलग बुद्ध होते आए हैं। बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं और बुद्ध के बाद भी और भी बुद्ध होंगे। जी, जी, तो जी। ये एक चीज़ है जो अगर हम पढ़ें हाँ, तो हाँ। हमको पता चलेगा कि वाक़ई बुद्धिज़्म क्या है। बिल्कुल आपने जो कहा, जो बुद्ध ने कहा हमने उसका उल्टा कर दिया। तस्वीरें बहुत हैं और बहुत महँगी भी हैं, सस्ती भी हैं, मूर्तियाँ बहुत हैं, लेकिन शिक्षाएँ हमारे जीवन से गायब हैं। आप सोका गक्कई नाम के एक जी, ऑर्गेनाइज़ेशन जी, से जी। जुड़े हैं। हुँ। इसके बारे में बताइए कि किस तरह का ऑर्गेनाइज़ेशन है और किस तरह से बुद्धिस्ट फ़िलॉसफ़ी को आप लोग आगे बढ़ाते हैं? हुँ। तो सोकाका इंटरनेशनल आज 192 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ में फैला हुआ है हुँ, और हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर दाइसाकु इकेदा। हुँ, वो हुँ। 95 इयर्स के अभी उनकी डेथ हो गई 2023 में। लेकिन उन्होंने ही बुद्धिज़्म को फिर से रिवाइव किया हाँ, हाँ। और इस तरह से रिवाइव किया कि अब इंडिया में आप देखें, इंडिया में जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो है भारत सोका गक्कई हुँ, हुँ। और उसमें करीब मेरे ख्याल से आज 4 लाख मेंबर हैं। कौन लोग जॉइन कर सकते हैं वो सोका कोई भी, गक्कई को? एनीबॉडी, जी, इट इज़ फ्री फॉर ऑल, ओके। एनीबॉडी कैन जॉइन। तो क्या बट इसमें कुछ रिलीजन चेंज हो जाता है जब नो इंसान नो नो सोका नो गक्कई जॉइन करता है? मैं मेरे ये हाथ में है ना, जी, अब ये और मेरी जनेऊ भी पहनी हुई है। तो जी। ऐसा नहीं है कि रिलीजन कोई चेंज हो जाता या कोई आप उसको छोड़ें और इसको लें, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं ये है। भीतर की यात्रा है। भीतर की यात्रा है। जी। तो बाहर जो चल रहा है वो तो कल्चरली सब चल ही रहा है। हुँ, हम हुँ। पाँव छूते हैं बड़े लोगों के, जी, जी, बिल्कुल। अपने से बड़ी उम्र के। हुँ, हुँ। तो वो कल्चरल वैल्यू है उस बात की। लेकिन जो स्पिरिचुअली है हुँ, वो हुँ। भीतर की बात है। तो अ, भीतर जब आप उतरते हैं, बुद्ध ने कहा था अप्पदीपो भव। जी, मुझे याद है अप्प दीपो भव ये हमारे स्कूल का टैगलाइन हुआ और ये करता था। सबसे लास्ट उनका उपदेश। उपदेश था। जी, सबसे अंत में ये उन्होंने आनंद को उपदेश दिया कि अपना दिया खुद बनो, अप्प दीपो भव। अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो। जी। और ये एक ऐसा बुद्ध का रास्ता एक ऐसा लगा मुझे हुँ, हुँ। कि वो बिल्कुल सत्य है, सही सही दिशा में जाता है। और हम जब अंदर उतरते हैं अपने, हुँ, हुँ। जब अपने भीतर उतरते हैं तो हम सत्य को खोजने के लिए उतरते बहुत सही कहा आपने। दोस्तों ये मंच पुस्तक वाली का मंच है हैं। और किताब पर बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे बीच में आज कुलभूषण व्यास जी हैं, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जी। जिनमें से एक है सहज अभिव्यक्ति। सहज अभिव्यक्ति अलग-अलग वॉल्यूम्स में अवेलेबल है। इस वक़्त हमारे पास है सहज अभिव्यक्ति भाग 3। 3 है। सर मैं चाहूँगी आप थोड़ा-सा इस किताब के बारे में बताएँ? इस किताब के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं सहज अभिव्यक्ति शुरू कैसे हुई ये भी आपको बताना चाहूँगा जी, बिल्कुल। कि जब मैं बीमार पड़ा, जब मुझे ब्रेन स्ट्रोक का असर हुआ तो 2 ढाई साल मैं चुप रहता था, हाँ, आपने लोगों सिर्फ बताया था। सुनता था। जी। लेकिन मुझे समझ में आता था कि आप उनसे क्या बोल रही हैं, वो किसी और से क्या बोल रहे हैं, वो आपसे वापस क्या बोल रहे हैं, वो सब समझ में आता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो पता नहीं क्या हुआ, ये बहुत मिस्टिक है कि मुझे समझ में आने लगा कि यार ये जो बात कह रहे हैं इसमें इनका इतना दुख है, इसमें ये संताप है इनको, या झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये हाँ। तो गप ऐसी जब गप मार जब दी हम इन्होंने। शांत रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा ऑब्ज़र्व कर हाँ, पाते हैं, शायद है ना? बियॉन्ड द वर्ड्स जाके समझ बियॉन्ड पाते द हैं। वर्ड्स। तो जी, आप यूँ कहें कि लोगों के मन की बात समझ में आने लगी। तो उस वक़्त मैंने निर्णय लिया कि सहज अभिव्यक्ति के 10 वॉल्यूम्स में लिखूँगा हुँ, हुँ। और मैंने जो भी ऑब्ज़र्व किया है और जो भी ऑब्ज़र्व करूँगा, उसे सहज अभिव्यक्ति में समाहित कर दूँगा। तो जी, अब इस हिसाब से सहज अभिव्यक्ति पार्ट 3 आई है, सहज अभिव्यक्ति पार्ट 4 अब आने वाली है, करीब
3-4 महीने में आने वाली है। हम्म। सहज अभिव्यक्ति पार्ट 2 से लेकर पार्ट 3 तक ऐसा है कि जितना गहरे मैंने डुबकी लगाई, हाँ हाँ, और जब मैं बाहर आया तो उसके रतन मणिक लेके आया कि वो इस इस सहज किताब में आ अभिव्यक्ति जाए। में है। जी इस सहज अभिव्यक्ति में शक्यमुनि बुद्ध भी है। जी जी, तो इस किताब में समझ भी है, इस किताब बिल्कुल में प्रेम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेम की बात करना बहुत बहुत ऊंची बात है, मतलब। तो अब जैसे समझ की बात करना था, तो समझदारी क्या है, समझदारी कैसे आती है, समझदारी किसको आती है, किस बात को हम कहेंगे कि समझदारी है, समझदारी है, और किस बात को हम कहेंगे समझदारी नहीं है। बिल्कुल। क्या आप में समझ है मुझे समझने की, या मुझ में समझ है आपको समझने क्योंकि की? हर व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से समझदार है। अपनी समझ, अपनी हिसाब से समझदार है। जी तो फिर मैंने देखा कि अगर व्यक्ति जो है वो विवेक जागृत कर ले, तो जिसमें विवेक जागृत होता है वो समझदार होता है। बिल्कुल। और विवेक जागृत कैसे होता है? विवेक जागृत होता है चिंतन और मनन करने से, कि आप जो भी बोलें, जैसे भी बोलें, पहले उसका चिंतन मनन कर लें कि क्या सही है या गलत है। तो इस तरह करने से आप में विवेक पैदा होगा। सुनने की शक्ति में ही आप समझ को बढ़ा सकते हैं। कि हम कहते हैं ना कि 2 कान हैं हमारे और 1 मुंह है। जी तो मतलब हम किसी भी बात को जब बोलें तो उससे पहले उससे दुगना सुने। जी बिल्कुल। और ये ऐसा हुआ कि जब मैं बीमार था तो मैं सिर्फ सुनता था लोगों को, हम्म। बोलता तो कुछ था ही नहीं। तो तब मेरी समझ जो है वो डेवलप हुई, और समझ जो डेवलप होने के बाद मैंने इस समझ का आर्टिकल लिखा। आर्टिकल लिखा, बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर इस किताब के बारे में डिटेल में जानना हो तो इसकी डिटेल रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालूंगी। तो इस किताब को और भी समझना हो तो सबसे बेहतर तरीका है समझने का कि आप खुद इसे पढ़ें, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इसका डिटेल रिव्यू ज़रूर देखें। सर, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपके एक आर्टिकल ने बड़ी हलचल मचाई थी राजस्थान में, जब आपने ये कहा था कि किसी भी पालक, माता या पिता के अंतिम संस्कार की जो विधि है वो संतान को पूरी करनी होती है, लड़के या लड़की को नहीं, पुत्र या पुत्री को नहीं। कौन सा आर्टिकल था, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आपने लिखा, बात के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, सब बताइए। हाँ, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल था कि मैंने वेदों का उदाहरण दिया मानवों को, और मैंने लिखा भी कि वेदों में कहा गया है, वेदों में 16 संस्कार की बात हुई है। बिल्कुल, उसमें 16 16 संस्कार संस्कार हैं। जो है, अंतिम संस्कार जो है, उसमें वेद में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार का पहला अधिकार है उसके संतान करें। उसमें कोई पुत्र नहीं लिखा है, उसमें कोई पुत्री नहीं नहीं लिखा है, ये उसमें संतान की जिम्मेदारी संतान है। के बारे में लिखा है। जी तो ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं लड़का ही करेगा। ये मेजर रीजन था कि हमारे यहाँ पर लड़कियों के ऊपर लड़कों को चुना गया। हाँ, चुना उसका गया। सबसे बड़ा कारण यही था हाँ। कि ये उम्मीद थी कि जब हमारा आखिरी संस्कार है जो हम खुद नहीं करेंगे वो ये करेगा। वो ये करेंगे। जी। तो फिर जो है आर्य समाज में, कानपुर में आर्य समाज स्कूल की एक प्रिंसिपल थी, डॉक्टर आशा रानी रॉय। उन्होंने 2015 की बात है शायद, 2015 में 100 लड़कियों को जनेऊ डाली। जी, यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत लड़कियों ने पहनी। यज्ञोपवीत डाला। तो उसमें ये लिखा था वेद में कि भाई जो भी संतान हो वो कर सकती है, लेकिन उसके यज्ञोपवीत होना चाहिए, यज्ञोपवीत उसने पहना होना चाहिए। तो इस बात को क्या ये किया है या नहीं किया, उन्होंने 100 लड़कियों को दिया है या नहीं दिया है। मैं कानपुर गया, और जोधपुर से, मैं रहता तो उस वक्त दुबई में था, शारजा में था। तो उस वक्त मैं कानपुर सिर्फ इसलिए मिलने के लिए गया कि क्या ये वाकई में बात सही है। तो उन्होंने और भी वेदों के उद्धरण दिए मेरे को, वो उन सब मैंने उसको कोट किए,
और मैंने कहा कि नारी अंतिम संस्कार कर कर सकती सकती है। है। एक्सेप्ट हुआ आपका आर्टिकल, एक्सेप्ट हुआ, हलचल हुई हाँ, नहीं बहुत हलचल हुई, क्योंकि जी। ये इतना ज़बरदस्त टॉपिक था हम्म कि मतलब मैंने जब सहज व्यक्ति भाग 1 में आया ये, सहज व्यक्ति भाग 1 में आया कि मतलब मिनी टाउन हॉल में जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा था, मेरे को बताया नहीं किसी ने, लेकिन वहाँ पे पत्रकार आए हुए थे। मिनी टाउन हॉल मतलब वहाँ जोधपुर जोधपुर का मिनी टाउन हॉल, जी। जो उसमें वहाँ पे वो आई हुई थी, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि यहाँ जर्नलिस्ट भी बैठे हैं। हाँ। वो क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको पता चल गया कि इस सहज अभिव्यक्ति भाग 1 में इस तरह का आर्टिकल है, तो और इस आर्टिकल पे वो बोलेंगे, तो वो आगे वहाँ पे बैठ गए। उसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे बड़ी न्यूज़ छापी कि नारी भी अंतिम संस्कार कर सकती है। हालांकि इस तरह का चेंज आजकल सोसाइटी में देखने को मिल भी रहा है, भारत में भी बहुत आसानी से स्वीकार अब हो गया है 2026 में, पर फिर भी यहाँ पर ये जिक्र करना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग, कानपुर की जिन प्राचार्य का आपने जिक्र किया, आपके आर्टिकल हुए और तमाम वो सारे लोग जिन्होंने इस मिसकंसेप्शन को हटाया, उनके प्रति एक आभार, एक धन्यवाद तो बनता है। यहाँ एक सवाल और लेना चाहूंगी, आप और मैं, हम दोनों प्रवासी हैं, हम दोनों अपनी जड़ों को छोड़कर एक पराये देश में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब हम प्रवासी होते हैं, तो किसी किस्म की यदि हेल्थ कंडीशन, एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम अगर सामने आ जाए, तो हमारा प्रवासी होना इसमें कितनी डिफिकल्टी बढ़ा देता है। ये बात तो सही है कि प्रवासी अगर हैं आप, तो आपको सपोर्ट सिस्टम आपको कहाँ से मिलेगा जी। क्योंकि अगर आप इंडिया में होते, अगर मैं जोधपुर में होता, तो बहुत से लोग ऑलरेडी होते। यहाँ पे तो वो है नहीं, वो सारे लोग हैं नहीं, गिने चुने लोग हैं। लेकिन फिर ये एक तरह की बाधा है, देखिए आप। हाँ। इस तरह की भी बाधा से निपटना है आपको। बिल्कुल। इस तरह की बाधा से भी आपको निपटना है, क्योंकि हैं तो आप प्रवासी, आप कहीं बाहर रहते हैं। तो अब इस तरह से इससे कैसे निपटें? तो इससे निपटने का साधन ये है कि मेक एवरीवन एज योर फ्रेंड। बहुत सही कहा आपने, नया परिवार बनाना पड़ता है, नया परिवार बनाना, खून के रिश्तों से भले ना बंधा हो, प्रेम के डोर से बंधा हो। हर प्रवासी के जीवन की यही कहानी है, वरना अकेले जीना मुश्किल है। एक और चुनौती आती है, जब आप प्रवासी बन जाते हैं, तो शुरू में जब आप अपना देश छोड़कर बाहर आते हैं, तो पहले आप एक नए कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, है ना, उसके अनुसार ढलते हैं, उसकी जैसी भाषा, बोली, रहन सहन, व्यवहार करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपको खुद को बचाना है, आप असल में जो है वो। तो ये जो अंतर्द्वंद चलता है कि आप बाहर से कंटिन्यूसली कुछ नया अडॉप्ट करते हैं और उतनी ही मुस्तैदी से आपको लगता है, जितना आप बाहर से बदलते हैं उतना ही लगता है कि मुझे अपनी जड़ भी संभालनी है। ये द्वंद कभी आपने महसूस किया? ये देखें आप, एक भारतीयों को शुरू से ही एक श्लोक कहा जाता है, वसुदैव कुटुंबकम। जी, आपने शायद सुना होगा। बिल्कुल सुना है। तो पूरी धरा जो है वो एक कुटुंब है। तो आप कह लें वैसे कि प्रवासी हैं, लेकिन मैंने कभी प्रवासी नहीं समझा। इंडिया को छोड़ के लोग बाग ब्रिटेन में चले गए, लंदन में चले गए, अमेरिका में चले गए, कनाडा में चले गए, या मैं चला जाता फिर भी, तो क्या ही ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ अजीब लगता। जी। क्योंकि मन में, आपके दिल में, आपकी जन्म स्थली हमेशा जिंदा होती है। बिल्कुल। तो और दूसरा जो है वसुदैव कुटुंबकम, ये जब भाव आ जाता है कि तो फिर हर आदमी प्यारा लगने हर अपना लगने लगता है। और अगर यूएई की बात करें तो यूएई ने तो बड़े प्यार से हर कंट्री के लोगों को अपना लिया है। जी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, कोई भीतरी द्वंद नहीं रहा, कोई भीतरी द्वंद रहा नहीं मेरे को। जी जी कि ठीक है, यहाँ है तो यहाँ सही, वहाँ गए तो वहाँ सही, वहाँ गए तो वहाँ सही। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ जब पूरी धरा ही कुटुंब बन गई, तो उस तरह की कोई आई एम अ वर्ल्ड सिटीजन। यस। अच्छा, ये भी दाइसा कोइकेदा ने बताया था कि यू आर नॉट परटेनिंग टू वन कंट्री, यू आर अ वर्ल्ड सिटीजन। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट है,
कहीं आने जाने के लिए, वो आप पासपोर्ट रखिए, बट इनसाइड योर हार्ट यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ वर्ल्ड सिटीजन। वाओ, सो नाइस। सर, आपने इतना सारा टाइम निकाला और बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारी दुआ रहेगी कि आपकी ज़िंदगी की हर बाधा आपको बेहतर बनाती चले, हर Thank you. जंग को आप जीतते चले। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर ये बातचीत आपको पसंद आई और मेरे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। अब अपनी दोस्त नुपुर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। धन, कितने मिनट का हुआ?